नमस्कार, होमवेल टीवी भारत में आपके स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी सुरक्षा और वैश्विक स्थिति को लेकर बयान सामने आया है। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ईरान, इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष से मिडिल ईस्ट, एशिया और लगभग पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सुरक्षित और राज्य अपनी विकास यात्रा को बेखौफ जारी रख रहा है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर यह युद्ध लंबा चला तो हर कोई प्रभावित हो सकता है और इसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहने की आवश्यकता है। उन्होंने अफवाहों से बचने की सलाह देते हुए कहा है कि कुछ लोग जानबूझकर माहौल खराब करना चाहते हैं। सुरक्षा और सुविधा के लिए मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में एलपीजी सिलेंडर की होम डिलीवरी लागू कर दी गई है, जैसा कि पहले एजेंसियां करती थी। मुख्यमंत्री ने अंत में स्पष्ट किया है कि भारत में सब कुछ ठीक है और जनता को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ईरान और इजराइल के बीच में, ईरान और अमेरिका के बीच में जो युद्ध चल रहा है, पूरी मध्य पूर्व एशिया पूरा उससे प्रभावित है और पूरी दुनिया ही लगभग प्रभावित है। उस क्षेत्र में सभी लोग, हो सकता है कि अगर वहां युद्ध नहीं हो रहा होता तो रवि किशन यहां थोड़े होते, उस समय दुबई में होते। लेकिन वहां युद्ध है तो उन्होंने कहा चलिए समय है तो मैं भी सहजनवा चल लेता हूं, तो आज वो भी आपके बीच में आए हैं। लेकिन दुनिया में हाहाकार है, अव्यवस्था है, अराजकता है। भारत के अंदर हम एक शानदार और यशस्वी नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के शानदार और यशस्वी नेतृत्व में सुरक्षित भी हैं और बेखौफ अपनी विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। ये लगातार चल रहा है। लेकिन याद करिए, ये युद्ध लंबा खींचा तो प्रभावित तो हर व्यक्ति होगा। हमें मानसिक रूप से उसके लिए तैयार होना होगा। अफवाहों पे ध्यान नहीं देना होगा। जब आपत्ति आती है, कोई चुनौती आती है, चुनौती का मुकाबला करने के लिए व्यक्ति को सरकार के साथ मिलकर के कदम से कदम मिलाकर के चलने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। यही सच्ची राष्ट्रभक्ति होती है। जब हम सरकार के साथ किसी भी नेशनल इश्यू में मिलकर के काम करते हैं तो परिणाम हम सबके सामने आएंगे। हमारी राष्ट्रभक्ति इस बात को लेकर के होगा कि अगर देश के हित में सरकार ने कोई कदम उठाया है तो हम लोग उसके लिए अपने आप को तैयार करें। जैसे अब कोई भी रसोई गैस का सिलेंडर, याद करिए इस गल्फ वार के पहले अगर किसी के घर में 1 महीने तक रसोई गैस का सिलेंडर चल जाता था तो आज वह 5वें 6ठे दिन ही रसोई गैस का सिलेंडर लेने के लिए क्यों पहुंच रहा है? अरे जब नंबर आएगा उसके 3 दिन 5 दिन पहले वह जाएं, अपना रजिस्ट्रेशन करवा दें, उनके घर तक फिर रसोई गैस पहुंच जाएगी। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर व्यवस्था करने के लिए कहा है हर जिला प्रशासन से कि जैसे रसोई गैस का सिलेंडर होम डिलीवरी होते था, पहले घर तक पहुंचाती थी एजेंसियां, वैसे ही पहुंचाएंगे। लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अफवाह फैला करके माहौल खराब करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। जब आपकी बारी आएगी आप तक रसोई गैस पहुंच जाएगी। जब आवश्यकता हो तभी आप डीजल लेने के लिए जाइए, पेट्रोल लेने के लिए जाइए। लाइन लगाने की आवश्यकता क्या? और अगर हम उतावलेपन में, अफवाह में आकर के इस प्रकार के किसी दुष्प्रचार और किसी अफवाह के चक्कर में पड़ते हैं
तो लगता है हम लोगों की राष्ट्रभक्ति पर लोग संदेह करेंगे। इसलिए बहनों और भाइयों, ये तो हमें सतर्कता रखनी होगी। हमें अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए, भारत के अंदर सब कुछ अच्छा है। उत्साहपूर्ण माहौल में उत्सव मनाए जा रहे हैं। वासंतीय नवरात्रि के कार्यक्रम हो रहे हैं। कल रामनवमी है। रामनवमी का कार्यक्रम उत्साहपूर्ण तरीके से 12 बजे श्री राम जन्मभूमि पर सूर्य भगवान भी भगवान राम का राज तिलक करेंगे। नया भारत विरासत पर भी और विकास में भी विश्वास करता है और भविष्य की एनर्जी के लिए हमें किसी अन्य देश पर निर्भर न रहना पड़े, इसके लिए ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी उसका एक माध्यम बनने वाली है। और उसी के लिए एक हम लोगों ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी को पैसा उपलब्ध करवाया है। उस टेक्नोलॉजी को लाने के लिए अभी हम लोग जापान भी गए थे। जापान के साथ हमारी बातचीत हुई है। जापान इस टेक्नोलॉजी में काफी एडवांस स्टेज में है। हम उनको मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और टेक्नोलॉजी को आने में थोड़ा समय लगता है। इनोवेशन को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बदलने में कुछ समय लगता है, लेकिन युवाओं के अंदर जो आइडियाज हैं उसके लिए एक प्लेटफॉर्म देने का काम सरकार कर रही है। बिहार की राजधानी पटना से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। बसपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सराहना करते हुए कहा है कि समृद्धि यात्रा का समापन सफलतापूर्वक हुआ। उन्होंने कहा है कि पिछले 21 वर्षों में नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार ने अभूतपूर्व विकास किया है। और रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि आज देखिए, बिहार में मैं पटना का सांसद हूँ। कभी आपने पटना में मरीन ड्राइव के बारे में सोचा था? जिस तरह ने नीतीश कुमार ने सामाजिक न्याय और विकास को जोड़ा, वहाँ वास्तव में अभिनंदनीय है और इन्होंने ऐतिहासिक कार्य किए हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर उन्होंने पलटवार किया और कहा कि तेजस्वी को प्रधानमंत्री के लोकसभा राज्यसभा में दिए गए भाषण को सुनना चाहिए। संसद का कहना था कि यदि उनमें समझदारी होगी तो वे समझ जाएंगे कि केंद्र सरकार ने देश और राज्य के विकास के लिए क्या किया और कदम उठाए हैं। रविशंकर प्रसाद का यह बयान बिहार में आगामी राजनीतिक सरगर्मियों के बीच सुर्खियों में है। समृद्धि यात्रा का समापन किया। पिछले 21 वर्षों में नीतीश जी की अगुवाई में बिहार बदल गया है। उसके पहले का याद करिए, क्या चारा घोटाला, क्या अलकतरा घोटाला, क्या अपहरण, क्या खौफ, क्या रंगदारी, क्या किडनैपिंग फॉर रैंसम, और आज देखिए बिहार। मैं पटना का सांसद हूं। कभी आपने मरीन ड्राइव सोचा था? कभी आपने पटना का एयरपोर्ट ऐसा सोचा था? अभी हार्डिंग पार्क में नया स्टेशन बनने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से बिहार में उन्होंने सामाजिक न्याय के साथ विकास को जोड़ा है, जो हमारी आजीविका दीदियां हैं, बाकी हैं, जो पटना शहर का बदलाव हुआ है, जो बिहार का बदलाव हुआ है, जो दूध के क्षेत्र में, मछली के क्षेत्र में, तो बहुत अभिनंदन। नीतीश जी ने ऐतिहासिक काम किया है और अब तो नरेंद्र मोदी का पूरा समर्थन है। उन्होंने, मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा, तो बिहार और आगे बढ़े। हम सबों की बहुत शुभकामनाएं। जो वार चल रहा है सर वेस्ट एशिया में, उस पर उन्होंने कहा कि सरकार कभी तैयार नहीं रहती है, चाहे कोविड हो या जिस तरीके से नोटबंदी की गई, इसमें भी सरकार विफल है। तेजस्वी यादव माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुने हैं लोकसभा राज्यसभा में। अगर समझदारी होगी और समझ रहे होंगे तो प्रधानमंत्री जी ने विस्तार से बताया है कि क्या क्या कर रहे हैं। देख रहे हैं क्या ट्रंप, क्या यूरोप, सभी मोदी जी के साथ आग्रह कर रहे हैं कि आप शांति के लिए प्रयास करें, और वो कर भी रहे हैं।
राजधानी लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी आदित्यनाथ सरकार पर जोरदार हमला बोला। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि योगी सरकार में जनता को ठगा गया है और राज्य में हुए सभी MOU की जांच होनी चाहिए। उन्होंने दावा किया है कि बिना पहचान वाली कंपनियों के साथ बड़े निवेश समझौते किए गए हैं। यहां तक कि 43 लाख की कंपनी से 25,000 करोड़ रुपए का MOU किया गया, जो सवालों के घेरे में है। उन्होंने सरकार पर प्रोपेगेंडा मॉडल अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी में कई प्रधानमंत्री हैं और जनता को नोटबंदी, कोरोना और गैस किल्लत जैसे मुद्दों पर बार बार लाइन में खड़ा किया गया। और सपा प्रमुख ने कहा है कि अब जनता ही लाइन में लगकर सरकार को बाहर करेगी। अखिलेश यादव ने PDA, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि जितना दबाओगे PDA और उतना मजबूत होगा। उन्होंने यहाँ भी कहा है कि सपा का यहाँ लक्ष्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सफाया करना है। इसके अलावा उन्होंने शंकराचार्य के अपमान के मामले में कार्रवाई की मांग की और नकली लोगों को प्रदेश में से बाहर करने की बात कही। सम्राट अशोक की जयंती पर शुभकामनाएं देते हुए अखिलेश यादव ने वादा किया है कि सत्ता में आने वाले लखनऊ में उनकी भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी और उन्हें सोने के सिंहासन पर बैठाया जाएगा। महिला आरक्षण के मुद्दे पर भी सपा का अलग रुख अपनाया आया और अखिलेश यादव ने आरक्षण के भीतर आरक्षण की मांग करते हुए कहा है कि अल्पसंख्यक SC, ST और OBC महिलाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। फिलहाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रदेश की सियासत में बयानबाजी और तेज हो गई है। तो बीजेपी जब सिखाई गलत रही है अपने लोगों को, कार्यकर्ताओं को, बीजेपी फंड करती है। दुनिया में शायद पहली पॉलिटिकल पार्टी होगी जो निगेटिव, नकारात्मक, किसी की छवि खराब करने के लिए पैसे खर्च करते हो। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं छवि खराब करने के लिए और उन्हीं का गाना गाएं, उसके लिए दाना बांट रहे हैं। दाना बांटते हैं गाना गाने के लिए। दाना खत्म, गाना खत्म। बीजेपी में संगठन का विस्तार हो रहा है। हाल ही में सरकारी लखनऊ का मीडिया प्रभारी बना दिया गया, लेकिन शिक्षा नियमों के मुताबिक ये कहता है कि कोई भी जो सरकारी टीचर है वो सरकार में रहते हुए, शिक्षण में रहते हुए वो किसी पार्टी का पदाधिकारी नहीं हो सकता। एक कचौड़ी एक समोसा, एक कचौड़ी एक समोसा, अब गैस पे ना रहा भरोसा। अभी गैस का सवाल बड़ा है। LPG, लापता गैस, ये बड़ा सवाल है। सुना है कि लकड़ी के खाने में स्वादिष्ट और स्वाद ज्यादा आता है। ये तो तैयारी पहले दिन ही हमने कहा था कि कर लो। सुना है कोयले पे रोटी अच्छी सिकती है, कोयले पे चाय अच्छी बनती है। अब वो नाली वाली गैस की बात नहीं कर रहा हूं मैं। कोयले पर बहुत सारी चीजों का स्वाद अलग आता है और सुनने में तो ये आता है कि कई लोग, वो नाम मैं भूल जा रहा हूं, स्मोक्ड फूड जो होता है वो धुआं देते हैं उसमें। जैसे अपने यहाँ जो मट्ठा गांव में बनता होगा, क्यों किसान नेता हमारे, तो उसमें आग से दम देते थे। हैं? छौंक नहीं, दम भी देते थे अलग अलग जगह। लेकिन अभी एक साधु, अपने साधु की बात कर रहा था कोई।
पहले यूपी से सफाया करो इनको। यूपी ने ही रास्ता दिखाया है बीजेपी को, इसलिए समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता है कि जिन्होंने नकली एमओयू किए हैं, जो खुद नकली हैं, उनसे जनता को सावधान करना है। जिन्होंने हमारे पूजनीय शंकराचार्य का अपमान किया हो, उनके खिलाफ साजिश षड्यंत्र किया हो, उनके खिलाफ हम लोग लगातार सावधान रहेंगे जिन्होंने साजिशें की हैं। वहीं जहां हम लोग सम्राट अशोक चक्रवर्ती अशोक को याद कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि उनके बताए हुए रास्ते पे चल करके हम लोग समाज को नई दिशा देने का काम करेंगे और विश्वविख्यात महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक के नाम पर लखनऊ में भी पहले भी मैं कह चुका हूं, जहां इतने महापुरुषों को हम लोगों ने सम्मान दिया है जगह जगह पर, देश में जानकारी हासिल करेंगे कि कहां सबसे बेहतर प्रतिमा लगी है सम्राट अशोक की। उससे भी अच्छी यही हमारा रिवर फ्रंट पर लगा करके और सोने के सिंहासन पर उनको बैठाने का काम करेंगे। हमारी पार्टी ने सुझाव भी दिए हैं। हमारी पार्टी का वही स्टैंड है जो नेताजी ने सुझाव दिया था कि महिला आरक्षण हो, लेकिन पिछड़ी, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी उन सबको भी हक और सम्मान मिले। और जो सुझाव हमें देने थे हम लोगों ने केंद्र सरकार को दे दिए हैं। अब केंद्र सरकार की मर्जी है, वो क्या सुझाव मानेंगे नहीं माने, उस हिसाब से समाजवादी पार्टी अपना फैसला और अपने लोगों से राय लेकर के आगे बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या से धार्मिक महत्व की बड़ी खबर सामने आ रही है। बसपा सांसद तेजस्वी सूर्य ने रामनवमी के पावन अवसर पर भगवान राम के भव्य मंदिर के दर्शन किए। उन्होंने कहा कि इस बार मंदिर का निर्माण कार्य इतनी भव्यता और परिपूर्णता के साथ पूरा हुआ है कि देश के हर कोने में से लाखों भक्त यहां आ रहे हैं। और सांसद ने कहा कि सभी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है और मैं भगवान राम से प्रार्थना करता हूं कि पूरे देश को और ताकत और शक्ति दे। रामनवमी के इस पर्व पर अयोध्या में श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब देखने को मिल रहा है और प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा है। आज और कल रामनवमी के प्रयुक्त परिवार के साथ, अपने युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं के साथ रामलला की भव्य दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे मिला। इस देश को एकजुट रखने में राम तत्व और कृष्ण तत्व बहुत बड़ा योगदान करते हैं। जब यहाँ मंदिर में दर्शन हमने प्राप्त की, मैं जब पिछले बार आया था, इसका पूर्ण कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था, आधा अधूरा था, कंस्ट्रक्शन जारी था। इस बार तो इतना भव्यता से मंदिर का निर्माण काम कंप्लीट हुआ है और विशेष रूप में देश के हर कोने से लाखों संख्या में भक्त लोग यहाँ आ रहे हैं। सब भक्त जन का बहुत बढ़िया रूप से सबका इंतजाम, सबके क्यू सिस्टम, सबको दर्शन करने का व्यवस्था बहुत बढ़िया रूप से ट्रस्ट वाले किए हैं। मैं पुनः इस मंदिर को पुनर्प्रतिष्ठापित करने में कोटि कोटि कार्यकर्ता जन, जो भी इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली सहयोग किए हैं, उन सबको मैं हृदय की गहराई से मैं अभिनंदन करता हूं और भगवान राम से
हम पुनः प्रार्थना करते हैं कि पूरे देश को वो और ताकत दे, शक्ति दे और उनकी कृपा हम सबके ऊपर हमेशा बने। मेरा मुलाकात हुआ मंदिर में। ये मंदिर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं, भगवान श्री राम किसी एक राजनीतिक दल का एक यूएसपी नहीं। अच्छा है कि आज दिग्विजय जी भी यहाँ आए और दर्शन करके चले गए हैं। मैं अनुरोध करता हूँ कांग्रेस के, सपा के शीर्ष नेतृत्व भी उनसे प्रेरणा लेकर इसमें आए और मंदिर का दर्शन करें। राजधानी दिल्ली से राजनीतिक बयानबाजी की बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली में मंत्री परवेश वर्मा ने शीश महल मामले को लेकर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में भी डकैती हुई है और दिल्ली में जो 11 साल की सरकार रही जिसमें मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल ने लोगों को सपना दिखाया, लेकिन उन्होंने जनता का सारा पैसा लूट लिया और वही पैसा अपने घर पर लगाकर शीश महल बनाया। यह सोच कर कि मुझे कोई हरा नहीं पाएगा, लेकिन हमारी जनता ने उन्हें हरा दिया। मंत्री का यह बयान आगामी चुनाव और राजनीतिक चर्चा में सुर्खियों में है और दिल्ली की सियासत में नया तूल दे सकता है। लुटाया किस तरह से 9-9 लाख रुपए के पर्दे लगाए, जकूजी लगाया, 5 लाख रुपए की चिमनी लगाई, जिम बनाया, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, आजकल एक पिक्चर की बड़ी चर्चा चल रही है धुरंधर की, उसमें किरदार है रहमान डकैत। तो दिल्ली में भी डकैती हुई। दिल्ली में जो 11 साल की सरकार रही, दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों को सपना दिखाया, मगर सारा उनका पैसा लूट लिया और पैसा लूटकर अपने घर पे लगाया। एक ऐसा महल बनाया ये सोचकर कि मुझे कभी कोई हरा नहीं पाएगा, मगर हमारे धुरंधर मतदाताओं ने उनको हरा दिया। तो मैं उनको इसलिए रहमान डकैत बोलता हूं क्योंकि एक तो वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते थे, दूसरा उन्होंने दिल्ली के हमारे टैक्स पेयर के पैसे पे डाका डाला और अपने घर में विदेशी वस्तुएं दिल्ली के टैक्स पेयर के मनी से और उनका भोग करना, दिल्ली में कहीं नहीं जाना, सिल्क के कारपेट पे रहना, महंगे महंगे लाखों करोड़ों रुपए के पर्दे, सोफे, चिमनी, घर के और फर्नीचर, एंटीक आइटम्स, तो ऐसा करके। तो इसलिए कल मैंने वो सारी लिस्ट दिखाई कि उन्होंने क्या क्या सामान खरीदा। बहुत ही लंबी चौड़ी लिस्ट थी जिसको बिना टेंडर प्रक्रिया सिंगल कोटेशन पे हर सामान को खरीदा और हर सामान के उसके वैल्यू से ज़्यादा पैसे दिए। तो दिल्ली में बहुत बड़ा डाका डला था, इसलिए मैंने उनको रहमान डकैत बोला। जी, सर, जिनको आप रहमान डकैत कह रहे हैं वो खुद धुरंधर मूवी के लिए कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को एनहेंस करने के लिए और बाकी पार्टी को डिफेम करने के लिए बनाई गई है। देखिए, देश के दुश्मन केवल देश के बाहर ही नहीं रहते, देश के दुश्मन दिल्ली में भी रहते हैं और उनमें से एक है अरविंद केजरीवाल। उनको मैं देश का दुश्मन ही मानता हूं क्योंकि उन्होंने कभी जीवन में झूठ के सिवाय कुछ बोलना ही नहीं है। मगर अच्छी बात यह है कि आज देश के सारे जनता, दिल्ली की जनता, ये जैसी वो कुछ बोलते हैं तो वो हमारी जनता कहती है तो झूठ ही बोल रहे हैं, तो उनको झूठ के अलावा कुछ आता ही नहीं बोलना। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबर देखते रहे होम टीवी भारत।